गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनिल कुमार निलय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराय आनादेव में विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। बच्चों, आज मैं वर्चुअल क्लास में आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो बच्चों, इस ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं कि आप ये बता सकते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं, या हमारे जैसे दुनिया के जितने भी जीव हैं, जीवों को जाने दीजिए, हमारे दुनिया में उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो किसी प्रकार की कार हो, ट्रक हो, सबको किसी ना किसी प्रकार की ईंधन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, इसका जवाब यह है कि हमें ईंधन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वह ईंधन कहीं ना कहीं हमको क्या देता है, ऊर्जा। और इसी ऊर्जा से हम और हमारी जैसी दुनिया की सभी चीज़ें चलायमान होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को अगर हम गौर करें, किसके नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, तो ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है यह कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। हम कर क्या सकते हैं, सिर्फ इसको एक से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब ना तो हम ऊर्जा बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके क्या बदल सकते हैं, रूप। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है उसका जो कुल मात्रा है वो सदैव क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी कि नियत रहती है। क्या रहती है, नियत। यानी इस ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है उसका मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो फिर हमें ऊर्जा की ज़रूरत जो है उसको हम किस तरीके से पूरा करें, और साथ ही साथ ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको हम कैसे इस दुनिया में बैलेंस रख सकते हैं, उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा संरक्षण की। अब ये ज़रूरत क्यों है, आप कहेंगे हमारे पास ऊर्जा के तो बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऊर्जा को संरक्षित करें। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर आपने कभी जलती हुई कैंडल को देखा होगा तो उस कैंडल में होता क्या है कि जितना भाग जल रहा है उस भाग से निकलने वाली दो प्रमुख चीज़ों में से एक क्या है, एक तो है प्रकाश जिसकी हमें ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ऊष्मा। ऊष्मा की हमें विशेष रूप से वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह ऊष्मा वहाँ पर उत्पन्न हो रही होती है। तो बच्चों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस मोमबत्ती या कैंडल से हमको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा में से हम प्रयोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम प्रकाश का प्रयोग करने वाले हैं। यानी वहाँ पर मोमबत्ती से जो ऊष्मा है वह ऊष्मा व्यर्थ में जाने वाली है। कहने का आशय यह है कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का हम कुछ भाग तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर भाग बेकार चला जाता है। यह भाग बेकार ना जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे ईंधन का चयन करना पड़ता है। और अच्छे ईंधन के चयन के लिए हम क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो ईंधन हम प्रयोग कर रहे हैं उससे ऊष्मा कितनी मुक्त हो रही है। दूसरा, हमें ये ध्यान देना है कि क्या इससे अधिक धुआं तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बहुत अधिक अगर धुआं उत्पन्न हो रहा है तो बहुत अधिक धुआं हमारे लिए नुकसानदायक है और साथ ही साथ वो पर्यावरण को प्रदूषित भी करेगा। उसके बाद हमें तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि क्या इसकी उपलब्धता आसानी से है, यानी ये कहीं पर भी हमको उपलब्ध हो जाता है। अगर ये तीन बातें हैं तो इन तीन बातों के बाद हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान ये देना है कि इन ईंधनों में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो दक्ष होना चाहिए, यानी उसकी इफ़िशियंसी जितनी बेहतर होगी उस ईंधन को प्रयोग करने का उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा ये है कि इसकी आसान उपलब्धता होनी चाहिए। आसान उपलब्धता से मतलब ये है कि वो हमें कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। तीसरी बात यह है कि भंडारण और परिवहन जो उसका हो वो कितना आसान से हो, यानी जैसे हमारे घरों तक उसको बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके और घर में भी उसको आसानी से एकत्रित रखा जा सके या उसको सुरक्षित रखा जा सके। और अंत में उसका मूल्य। देखिए, आप किसी भी ईंधन को चुनने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर मूल्य बहुत ज़्यादा होगा तो हम उस ईंधन को खरीदने के लिए हमारे पास उतना धन
उपलब्ध होना चाहिए, और अगर नहीं उपलब्ध है तो फिर हम उसको खरीद नहीं पाएंगे। अब बात ये करते हैं कि जो हमें ऊर्जा मिलती है उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो ऊर्जा के दो प्रकार के प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो वो हैं जो ट्रेडिशनल हैं, यानी कि परंपरागत। अब यहाँ परंपरागत से तात्पर्य यह है कि ऐसे ईंधन जिनका प्रयोग हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं और आज भी उनका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों में प्रमुख रूप से आते हैं जीवाश्म है, तापीय विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, जैव मात्रा है और पवन ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो परंपरागत स्रोतों के अतिरिक्त जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं, उन ऊर्जा स्रोतों में हमारे आते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा, फिर समुद्री ऊर्जा और तीसरे नंबर पर आता है नाभिकीय ऊर्जा। अब हम बात करते हैं इन सभी स्रोतों के बारे में एक एक करके। तो अगर हम इन स्रोतों के बारे में बात करना चाहें तो सबसे पहले हम परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं, और उन परंपरागत स्रोतों में सबसे पहला हमारा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है बच्चों? होता क्या है कि जब कभी भी पृथ्वी के धरातल पर किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या किसी प्रकार की और प्रलय आ गई, तो उससे होता क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु और साथ ही साथ वनस्पतियां क्या होती हैं, पृथ्वी में नीचे दब जाती हैं। और जब वो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में उसी प्रकार से दबी रहती हैं तो उससे क्या होता है, वो जीवाश्म में बदल जाती हैं। और फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो जीवाश्म किस में बदलता है, जीवाश्म ईंधन में। और इसके सबसे प्रमुख उदाहरण है आपके सामने, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये इसके प्रमुख उदाहरणों में से आते हैं। अब जो इसके साथ प्रमुख समस्या है वो ये है कि ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय का मतलब ये है कि हम इनको दोबारा बना नहीं सकते, या इनके बनाने में इतना ज़्यादा समय लगने वाला है कि वो करोड़ों वर्ष का समय है। जैसे आप देख रहे हैं जीवाश्म ईंधन, तो करोड़ों वर्ष तक हम नहीं रहने वाले, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, अनवीकरणीय। अब आगे बात करते हैं कि अगर ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो फिर भी हम जीवाश्म का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद हम किन किन हानियों से गुजरते हैं। उनमें से सबसे पहली जो हानि है आपके सामने वो है वायु प्रदूषण। आपको पता होगा कि चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या कोयला हो, किसी को भी हम जलाते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सा होता है, होने वाला जो सबसे पहला प्रदूषण है या सबसे ज़्यादा प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हम जीवाश्म ईंधन से बचना चाहते हैं वो यह है कि इससे जो उत्पन्न होने वाली तीन प्रमुख गैसें हैं, पहले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन तीनों के ऑक्साइड्स, जब ये तीनों के ऑक्साइड इस पर्यावरण पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अम्लीय वर्षा को जन्म देते हैं। इसलिए जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से बचने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और आपको पता है बच्चों कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें बहुत प्रमुख कारक है। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम उत्पन्न हो, इसलिए हम जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से बचें। और कौन कौन से हमारे प्रमुख ऐसे कारक हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, या ऐसे कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका प्रयोग हम करते आ रहे हैं, तो उनमें से एक प्रमुख स्रोत हमारे सामने आता है ताप विद्युत उत्पादन। अब ये ताप विद्युत उत्पादन क्या है? ताप विद्युत उत्पादन का मतलब यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि ताप विद्युत उत्पादन के माध्यम से कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न करने का एक हम विकल्प ले सकते हैं। इसमें करते क्या है, ये आपके सामने एक चित्र है, जिस चित्र में कुकर आपको दिखाई दे रहा है। इस कुकर की सीटी जो है वो निकाल दी गई है। अब होगा क्या कि जब इस कुकर में हम गर्म करेंगे कुकर को, तो गर्म करने पर होगा क्या, भाप बनेगी। और ये भाप आ करके क्या करेगी, यहाँ पर हमने एक बॉल ली हुई है और उस बॉल में क्या लगा रखा है, बहुत सारी, हमने जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी बॉल को ऐसे एक गोल बॉल है उसमें होल कर दिया और होल करके क्या कर लगा दिया, पंखुड़ी। अब जब इस पंखुड़ी पर आकर के भाप गिरेगी तो ये इसको क्या करेगी, घुमाएगी। और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है डायनेमो से। तो जब ये घूमेगी, इसका मतलब घूमने से क्या होगा, ये डायनेमो के कहीं ना कहीं शेफ्ट को क्या करेगी, मूव करेगी। और जब उस शेफ्ट को मूव करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदलने वाली है, विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।
उसके अलावा हम तापीय विद्युत संयंत्र की बात कर सकते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र से हमारा आशय क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र वास्तव में क्या है कि कुछ ऐसे संयंत्र बनाए गए हैं जिन संयंत्रों में हम कहीं ना कहीं भाप का प्रयोग करते हैं, यानी पानी को गर्म करते हैं। अब उस पानी को गर्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मुख्य रूप से उसमें जो उपयोग होने वाले ईंधन हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रमुख ईंधन है जीवाश्म। जैसे हम डीजल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं या कोयले का प्रयोग करते हैं। इन सब का प्रयोग करके हम पानी को गर्म करेंगे, उससे क्या उत्पन्न होगी? भाप। और वो भाप किस में प्रयोग होगी? टरबाइन को घुमाने पर। और जब वो टरबाइन को घुमाएगी तो घुमाने से क्या होगा? हमारा डायनेमो मूव करेगा और डायनेमो से हमारे पास क्या उत्पन्न होगी? विद्युत उत्पन्न होगी। अगले अगर हम तरीके की बात करें तो विद्युत उत्पादन में हम अगला तरीका यूज करते हैं जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि कई जगहों पर बांध बने होते हैं। बांध का मतलब क्या है कि हम ऊंचाई पर बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करते हैं, और जब वो पानी इकट्ठा हो जाता है यानी उसमें जल का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसको नीचे छोड़ देते हैं। नीचे छोड़ने से आशय क्या है? जब वो नीचे गिरेगा, एक चित्र के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम ये देखिए, आपके सामने एक बांध है। इस बांध में देखिए ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइट पर काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर करके रखा गया। अब ये पानी जब यहाँ से निकलेगा तो निकलने के बाद क्या होगा? ये जाकर के नीचे टरबाइन पर गिरेगा और टरबाइन को क्या करेगा? घुमाएगा। और जैसे जैसे टरबाइन घूमेगी वैसे वैसे क्या होगा? ये डायनेमो को मूव करेगा और डायनेमो में क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से हम इनसे भी विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि इससे विद्युत के उत्पादन करने में हमको हानियां क्या क्या हैं? तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी हानि जो है कि जब हम बांध का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण के दौरान होता क्या है? बहुत सारी ऐसी भूमि जो कि कृषि के योग्य है वो भूमि भी क्या हो जाती है हमारी, वो भूमि भी इसके तहत नष्ट हो जाती है। या बहुत सारे ऐसे घर यानी कि आवास, जिन आवासों पर हम रहते हैं, तो जिन जगहों पर बांध बनते हैं वहाँ पर अक्सर कृषि योग्य भूमि और आवास नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी एक बात यह है कि नदियों की जो अविरलता है, अविरलता वहाँ पर क्या होती है? प्रभावित होती है। वो क्यों प्रभावित होती है? वो इसलिए प्रभावित होती है कि आपने अक्सर देखा है कि जहाँ पर ये बांध बनाए जाते हैं वहाँ पर नदी के प्रवाह को रोक दिया जाता है। अब नदी का प्रवाह जब रुक जाएगा तो उसके जो अविरलता है वो बाधित होगी। जैसे गंगा नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए, इसके कारण गंगा नदी के प्रवाह में जो अविरलता थी वो इस समय दिखाई नहीं दे रही। तीसरी प्रमुख बात यह है कि जब कभी बाढ़ आ जाती है तो उस समय क्या होगा? जो पूरा का पूरा वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है, चूँकि वहाँ पर पहले से बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा था, अब अगर वहाँ पर बाढ़ आती है तो उसका जब पानी इकट्ठा छोड़ा जाता है तो आसपास का जितना पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम जल विद्युत संयंत्र का प्रयोग करते समय इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ जब हम किसी भी प्रकार से पानी के माध्यम से विद्युत उत्पादन करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि हम उनके प्रयोग के दौरान हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है और साथ ही साथ हमारी जो प्रकृति है उनको किसी प्रकार का न्यूनतम नुकसान पहुँचे। अब बात करते हैं हम परंपरागत स्रोतों में। एक ऐसा परंपरागत स्रोत जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा में पुराने समय में प्रयोग किया जाता था और उसका नाम है जैव मात्रा या बायोमास। तो बच्चों, ये बायोमास या जिसको हम गोबर गैस संयंत्र कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे बहुत सारे पर्यावरण में ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ से आशय क्या है? जिनका हम प्रयोग बाद में नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आपने सब्जी तो खा लिया लेकिन उसके छिलके का आप क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे। जैसे गाय का गोबर है वो भी आपके लिए अपशिष्ट पदार्थ है। ऐसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे पास उपस्थित होते हैं जिनका हम बाद में कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? जैव मात्रा या बायोगैस में कर सकते हैं। अब होता क्या है, इसका प्रयोग करने का प्रमुख कारण यह है कि हमने जैसे शुरुआत में बात की थी कि जिस भी हम ईंधन की बात कर रहे हैं उस ईंधन में इफिशियंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने लकड़ी पर आग जला करके उससे कोई काम किया तो उसमें ज़्यादातर जो ऊष्मा निकलने वाली है उस ऊष्मा के साथ साथ उसका ज़्यादातर भाग धुएं के रूप में व्यर्थ जाएगा। उसी जगह पर अगर हम उसका चारकोल बना लें, चारकोल बनाने का मतलब क्या है कि लकड़ी को जब हम जलाएं लेकिन उसी लकड़ी में हम क्या करें? सीमित मात्रा वायु की रखें।
क्या करें, वायु की सीमित मात्रा। तो वायु की सीमित मात्रा रखने से क्या होगा कि जो उसका जल और वाष्पशील पदार्थ है, दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, जल और वाष्पशील पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे वो लकड़ी क्या होगी और अधिक दक्ष बन जाएगी। क्यों दक्ष बन जाएगी, क्योंकि अब वो किस में बदल चुकी है, अब वो चारकोल में बदल चुकी है। और चारकोल का जब आप प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग के दौरान आप पाएंगे कि उसमें धुआं बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में क्या निकल रही है, हमें ऊष्मा निकल रही है, जिसकी हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गोबर गैस का जो ये प्लांट होता है उसको हम बायोगैस या जैव मात्रा क्यों कहते हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें जो हम पदार्थ प्रयोग करने वाले हैं वो हमें किससे मिलता है, जीवों से मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे गोबर गैस है, गोबर प्रयोग कर रहे हैं हम, सब्जी छिलके प्रयोग कर रहे हैं, पेड़ पौधों की छीलन या किसी प्रकार के उनके अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, अपशिष्ट है। लेकिन प्राप्त कहाँ से हुआ है, ये हमें जैव से प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जैव मात्रा। अब हम बात करते हैं कि हमारा गोबर गैस संयंत्र क्या होता है। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है गोबर गैस संयंत्र का। इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये आपको टैंक दिखाई दे रहे होंगे। एक ये पहला टैंक है जिसको हमने मिक्सिंग टैंक कहा है। मिक्सिंग टैंक में क्या करेंगे, हम जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे गोबर है, गोबर में पानी मिलाया, पानी मिलाकर उसका एक घोल बना लेते हैं, जिसे हम लोग स्लरी कहते हैं या करदम कहते हैं। उसको हम क्या करते हैं, इस पर डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप के माध्यम से वो कहाँ आ जाता है, यहाँ। और इस टैंक जिसको कि हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टर टैंक, इस डाइजेस्टर टैंक में आने के बाद क्या होगा, काफ़ी लंबे समय तक एक प्रक्रिया चलती है जिसके लिए हमें वायु की आवश्यकता नहीं होती। उसमें होता क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो यहाँ पर डाले गए इस घोल को अपघटित करने का काम करते हैं। और जब ये अपघटित हो जाता है तो उस अपघटित होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर उत्पन्न होती हैं प्रमुख गैसें। और वो गैसें कौन कौन सी होती हैं और उन गैसों का क्या प्रयोग है। उन गैसों में से सबसे प्रमुख गैस जो हमारे पास होती है वो होती मेथेन। मेथेन इस गोबर गैस में उत्पादित होने वाली गैस में लगभग 75% का रोल अदा करती है। कितने प्रतिशत, 75। तो ये 75% मेथेन गैस हो गई और बाकी की मात्रा में हमारे पास अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं। अब बात ये करते हैं कि गोबर गैस को एक अच्छा ईंधन हम कह क्यों सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं बच्चों क्योंकि गोबर गैस में गैस का तो हम प्रयोग कर ही ले रहे हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है उस अपशिष्ट पदार्थ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसके अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग हम किस में करते हैं, हम करते हैं खाद के रूप में। इसका मतलब इसमें जितना मटेरियल हमने प्रयोग किया था उसका कहीं ना कहीं हमने बाद में उपयोग कर लिया, यानी इसमें अपशिष्ट जैसी कोई चीज़ नहीं बची। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक अच्छा ईंधन कहते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें प्रमुख गैसों में जैसा कि हमने कहा था मेथेन है आपके पास, और मेथेन के अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारा गोबर गैस संयंत्र है ये नवीकरणीय है, क्योंकि ये हमें जैव मास हमेशा प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। अब अगली जो ऊर्जा का स्रोत है उसकी बात करते हैं, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा एक आपको चित्र ये दिखाई दे रहा है। इस पवन ऊर्जा में पवन चक्की दिखाई गई है। इस चक्की में क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पंखुड़ियाँ। इन पंखुड़ियों पर जब बहुत तेज़ मात्रा में हवा, लगभग आप यह मानकर चलें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इस गति या इससे तेज़ गति की हवा जब इससे टकराती है तो ये पंखुड़ियाँ क्या होती, घूमने लगती हैं। और जब ये पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं तो घूमने के बाद इससे क्या होगा, ये किसको घुमाएंगे, टरबाइन को। और टरबाइन को घुमाने के बाद उससे डायनेमो रहता है जुड़ा हुआ, जिससे डायनेमो के माध्यम से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जो पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है और भारत का इस मामले में 5वां स्थान है। हमारे देश में ज़्यादातर जगहों पर हवाओं का जो वेग है वो इस वेग से अधिक नहीं होता है, इसलिए हम पवन ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भारत विश्व में 5वें स्थान पर है जो पवन ऊर्जा का प्रयोग करता है। इसके साथ जो प्रमुख दिक्कत है
वो यह है कि जहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं वहाँ पर हमको अधिक मात्रा में ज़मीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर हम 1 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, जो कि हमारा पवन ऊर्जा का पावर प्लांट है, उसके लिए हमको तकरीबन 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरी बात क्या है कि कई बार आंधी या चक्रवात में इसके टूट जाने का डर होता है, क्योंकि ये बाहर खुले स्थान पर होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है और काफ़ी अरसे से हम इसको प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो ये तो हुए हमारे परंपरागत स्रोत। अब हम बात करते हैं कि हमारे ऐसे कौन से वैकल्पिक स्रोत हैं या गैर परंपरागत स्रोत हैं। एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें गैर परंपरागत स्रोतों की ज़रूरत क्यों पड़ी। बच्चों, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि जैसा हमने शुरुआत में बात की थी कि ऊर्जा के स्रोत तो उपलब्ध हैं, लेकिन वो स्रोत कैसे हैं, कुछ दिनों में समाप्त होने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसे स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी जो लंबे अरसे से हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और उनको हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब क्या है? सौर ऊर्जा का मतलब यह है वह ऊर्जा जो हमको सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 5 करोड़ वर्ष पहले से हमको मिल रही थी और आज भी अगले आने वाले 5 करोड़ वर्षों तक हमको ऐसे ही मिलती रहेगी। इसलिए ये बहुत अच्छा वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जिसका प्रयोग आजकल हम कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत में लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा यानी इतनी ऊर्जा, या ये कहें कि सूर्य का प्रकाश भारत को प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर हम इसका सही उपयोग कर पाए तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छा गैर परंपरागत और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मिलने वाला है। प्रमुख रूप से हम जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें से हमारे पास, जैसा ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक क्या है, सोलर कुकर है। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर का मतलब यह है कि एक ऐसा कुकर जो सूर्य की ऊष्मा को प्राप्त करे और उस ऊष्मा का प्रयोग करके भोजन बनाने में हमारी सहायता करे। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो परावर्तक तल है ये ब्लैक पॉलिश की गई है। इसलिए की गई है क्योंकि आपको पता होगा कि जो काला है वो बहुत आसानी से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा अवशोषित रहेगी, इसलिए खाना जल्दी पक जाएगा। साथ ही साथ ऊपर कई कुकरों में दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो दर्पण होता है वो फोकसित कर देता है, यानी ज़्यादातर जो ऊष्मा है सूर्य की उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए आसानी से भोजन बन सकता है। इसका जो दूसरा प्रयोग है वो प्रयोग अगर आप देखें तो सोलर पैनल है। ये प्रमुख प्रयोग है। आजकल आप देख रहे होंगे गाँव और शहरों में बहुत जगहों पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है। सोलर पैनल क्या है? देखिए, जो सौर ऊर्जा है उसको किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? सोलर सेल। सेल क्या है? एक सेल जो होता है वो 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक की वोल्टता उत्पन्न होती है इसमें, और इससे लगभग हमारे पास 0.7 वाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ढेर सारे सेल लगा दें तो उससे क्या होगा, हमको ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यानी इस वैद्युत ऊर्जा के लिए हम करते क्या है, ढेर सारे सेलों को हमने आपस में जोड़ रखा है। जैसे एक पैनल का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल लगे हुए हैं। इन सेलों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चांदी का। और ये जो सेल बने होते हैं वो मुख्य रूप से सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इस प्रकार ये दो सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके आगे अगर हम देखना चाहें तो हमें समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा में प्रमुख ऊर्जा है हमारी ज्वारीय ऊर्जा, यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा उठता है उसका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? उसका प्रयोग हम आसपास किसी संकीर्ण जगह यानी छोटी जगह पर वहाँ पर बांध बना दें अगर, तो जब ज्वार में पानी ऊपर उठेगा तो वो जाकर के उसमें गिरेगा और गिरने पर क्या होगा, जो उसका टरबाइन होगा उसको घुमाएगा और उससे हमको विद्युत प्राप्त हो सकती है। और अगला जो हमारे पास ऊर्जा का प्रकार है वो तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या है? समुद्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा तेज़ हवा चलती रहती है, उस हवा का भी प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? टरबाइन घुमाने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समुद्री ऊर्जा को दो प्रमुख रूप से प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम महासागरीय तापीय ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है? अगर हम महासागरीय का ऊपर देखें, ऊपरी तल और नीचे 2 किलोमीटर नीचे जाएं, अगर इनके बीच का जो तापमान का अंतर है वो कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंतर का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? महासागर में जो ऊर्जा बनाई जा सकती है या जिस संयंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट।
यानी इसमें हम होगा क्या कि चूंकि ऊपर तापमान बहुत ज़्यादा नीचे बहुत कम है, तो इस तापमान के अंतर का प्रयोग, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम गर्म करके उनकी भाप निकाल सकते हैं और उस भाप का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमोनिया। इस अमोनिया को गर्म करेंगे और उससे जो भाप प्राप्त होगी उससे हम क्या करेंगे, उस भाप से हम टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन हमारी क्या करेगी, फिर विद्युत का उत्पादन कर सकती है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें हम ऊर्जा के और जो हमारे वैकल्पिक स्रोत हैं उसमें एक प्रमुख स्रोत हमारा भूतापीय ऊर्जा भी है। भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि देखिए, जब पृथ्वी में बहुत गहराई पर आप जाएंगे तो वहाँ पर धातुएं पिघली हुई अवस्था में, और जब वो पिघली हुई अवस्था में है तो वहाँ पर क्या होगा, उस पिघली हुई अवस्था के कारण वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भाप इकट्ठी हो जाती है, और वो भाप अगर कहीं से रास्ता पाकर बाहर निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत। अब इस भाप का भी प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, इसको हम पाइप से निकाल लें और निकाल करके इसके माध्यम से हम टरबाइन घुमा सकते हैं, और टरबाइन घूमेगी तो उसके बाद हम उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख वैकल्पिक स्रोत है वो है नाभिकीय ऊर्जा, जिसका प्रयोग इस समय हम वर्तमान में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, और इसमें दो प्रकार की प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं। पहली अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन और दूसरी है नाभिकीय विखंडन। तो आइए बात करते हैं नाभिकीय संलयन और विखंडन के बारे में। संलयन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या होगा, दो परमाणुओं के जो नाभिक हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और दो कैसे परमाणु, हल्के परमाणु। तो दो हल्के परमाणुओं के नाभिक मिल करके क्या बनाएंगे, एक भारी परमाणु का नाभिक बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन दो मिलकर के क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य में जो बनने वाली ऊर्जा है, यानी जो हमारा सूर्य है 5 करोड़ वर्ष से लगातार ऊर्जा दे रहा है, उसमें भी कौन सी प्रक्रिया हो रही, संलयन की। इसी प्रकार संलयन के कारण वो लंबे अरसे से ऊर्जा दे रहा है और आगे भी देगा। और साथ ही साथ जो हमारा हाइड्रोजन बम बना है वो भी किसी सिद्धांत पर बना है, इसी सिद्धांत पर बना हुआ है नाभिकीय संलयन के। साथ ही साथ हमको एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि जब भी संलयन की प्रक्रिया होगी तो संलयन की प्रक्रिया में जो नया तत्व बनेगा उसका द्रव्यमान बाकी दोनों के योग से थोड़ा कम होता है। इसके लिए आइंस्टीन का एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, E = mc², यानी एनर्जी को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को एनर्जी में बदल सकते हैं। उस सिद्धांत के तहत पर यह पूरा कार्य करता है। और अगर हम दूसरा प्रकार पढ़ना चाहें तो दूसरे प्रकार में हमारा आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से हमारा आशय क्या है, नाभिकीय विखंडन से आशय यह है कि जब कभी एक परमाणु हमारा एक बड़ा परमाणु है और वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यूरेनियम है, जब यूरेनियम में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इस प्रकार से हमारे एक यूरेनियम के टूटने से दो नए छोटे परमाणु, उसकी अपेक्षा छोटे परमाणु प्राप्त होते हैं। हम परमाणु रिएक्टरों में इनका प्रयोग करते हैं और परमाणु भट्टियों पर भी इनका प्रयोग करके बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके साथ जो प्रमुख समस्या है वो यह है कि इनसे जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, यानी जो अवशेष बचते हैं, उनके भंडारण की कोई अच्छी व्यवस्था हमारे देश में अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके भंडारण के बारे में हमको आगे चलकर सोचना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमने इस तरीके से किस प्रकार से हम परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हमने जाना। अगली क्लास में हम इनसे संबंधित और बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।